अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर में हम मज़मून लिखने का जो आसान तरीन तरीका है जिसमें कम मेहनत में या अगर याद ना हो तो किस अंदाज में हम मज़मून को अच्छे तरीके से दरमियाना सा या मुनासिब मज़मून बच्चों लिख सकते हैं। बेहतरीन भी लिख सकते हैं। अगर कोई लिखना चाहता है 5-6 सफ़ात का, उसमें भी आसानी हो सकती है। तो 5 से 10 सफ़ात का मज़मून लिखने का आसान तरीन तरीका जो मैं बेटा आपके साथ जो आज शेयर करूँगा, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इन हदायत के बारे में मैं आपको बताता हूँ और किन किन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। इसके बारे में मुकम्मल बात हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। मुख्तसर सा लेक्चर होगा। इसमें इंशाल्लाह मैं आपको मजमून लिखने का जो आसान तरीन तरीका है बच्चों, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा। जी बेटा, तो सबसे पहले तो हमने चले प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। तो सवाल नंबर आपने मजमून का लिख लिया, फ़र्ज़ किया 6। नीचे लिख लिया आपने मजमून नवीसी। अच्छा, आपको बच्चों कोई भी मजमून आता है, तीन मज़ामीन आएंगे, तीन मजमून आएंगे, तीन में से आपने करना है एक। तो आपने बेटा करना ये है कि आपने तीनों में से ये देखना है कि कोई एक मजमून जो जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, जिसकी आपको समझ अच्छे से आती है, यानी कोई ऐसा मजमून जो आपको उन तीनों में आसान लगे, जिसके बारे में आपके पास मालूमात ज़्यादा हो। एक तो ये होता है। एक ये होता है कि आपको कोई मजमून बिल्कुल दरमियाना आता है, मगर उसके बारे में जो कोटेशंस हैं, जो मजमून के अंदर आपने शेर लिखने हैं, अशार की तशरीह अशार लिखने हैं, आपने कोई हदीस लिखनी है, तर्जमा लिखना है, कौल लिखना है, वो आपको निस्बतन ज़्यादा आते हैं। तो आपने तीनों मज़ामीन में से जो आपको आसान लगे, जिसके आपको हवाले अच्छे आते हों, तो वो बच्चों आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये कोई भी मजमून एक ना इंतखाब उसका कर लेना। फ़र्ज़ किया आपने मजमून का इंतखाब किया। जी बच्चों, फ़र्ज़ किया आपका मजमून आपको आ गया वक्त की पाबंदी। तो मज़ामीन बेटा दो तरह के होते हैं। जी बच्चों, मज़ामीन हम दो तरह के हम देखते हैं। एक वो मजमून होता है जो किसी पर्सनैलिटी पे, किसी भी शख्सियत पे बेटा होता है, ये उसे कहते हैं शख्सी मजमून। एक होता है पर्सनैलिटी से हटके, किसी भी शख्सियत से हटके, किसी भी इंसान से हटके बेटा, उसे कहते हैं गैर शख्सी। मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल कायदे आज़म, पसंदीदा शायर हो गया, कौमी हीरो हो गया, मोहसिन इंसानियत हो गया बेटा। आगे तो ये वो मजमून है जो किसी इंसान पे, किसी शख्सियत पे, किसी पर्सनैलिटी पे आते हैं बेटा। अगर तो आपको किसी इंसान पे मौजू है, किसी पर्सनैलिटी पे को मौजू लिखना बेटा चाहते हैं, आप मजमून को लिखना चाहते हैं, आपको पेपर में आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बेटा कि आपने सबसे पहले क्या लिखना है, उस बंदे की हालात ज़िंदगी थोड़ी सी लिखेंगे। वो उसकी नाम हो गया, वल्दियत हो गया, उसकी पैदाइश हो गया, उसकी तालीम हो गया बेटा, उसकी मुलाजमत हो गया और उसकी वफ़ात। ये बेटा उसका 2 सफ़ों में, 1.5 से 2 सफ़ों में बेटा उसका मुख्तसर सा तारुफ हो गया। अब वो इंसान किस वजह से मशहूर है और उसने दुनिया के लिए, अवाम के लिए, लोगों के लिए, वतन अजीज़ के लिए और अवामी काम क्या किया है, किस वजह से वो मशहूर है, आपका पसंदीदा हीरो वो क्यों है, मोहसिन इंसानियत क्यों है। तो आपने बेटा ये नीचे उसकी खसूसियात, जो उसने जो अच्छे कारनामे किए हैं, उस पर आपने क्या करनी है, बात कर लेनी है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल है, वो पसंदीदा शख्सियत है। तो अल्लामा इकबाल का सबसे पहले क्या, उनका तारुफ आ जाएगा, फिर उनकी बच्चों के लिए नज़में आ गया, वतन के लिए जज्बा आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे कि खुतबा अलाहाबाद लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे वतन, अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही आ गया, इस्लाम, अल्लामा इकबाल की शायरी और इस्लाम, अल्लामा इकबाल की शायरी और कुरान पाक, अल्लामा इकबाल की शायरी और हदीस पाक, इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही आ गया, इकबाल का शाहीन आ गया। ठीक हो गया। तो इकबाल का हुब्बुल वतनी जज्बा आ गया। तो इस तरह की बेटा हम मौज़ूआत ना, इस तरह की अहम हेडिंग उसके लिए बनाएंगे। हर हेडिंग में बच्चों क्या करेंगे, हम इकबाल की जितने भी फ़र्ज़ किया, हम उसके मजमून की, सबसे पहले मजमून हमें आ गया, तो हमने सोचना सबसे पहले इसकी हालात ज़िंदगी लिखे। हालात ज़िंदगी में आपने क्या लिखा, नाम लिखा, वल्दियत लिखी, तारीख़ पैदाइश लिखी, तालीम लिखी, अच्छा वालदैन के बारे में थोड़ा सा लिख दिया। और उसके बाद हमने लिख दिया कि इसने मुलाजमत कहाँ इख्तियार की है, कहाँ उसने इसने डिग्री कौन सी की है बेटा, और उसकी वफ़ात, ये हमने उसके बारे में तारुफ लिखा। अब इकबाल की ने काम कौन सा किया, उसने लिखा है बच्चों के लिए नज़में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही बच्चों अहम निकात बना के क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे बच्चों के लिए नज़में। फिर इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही आ गया। फिर बेटा इकबाल का जो है क्या कहते हैं, इस्लाम, इकबाल शायर मशरक़ आ गया। जो इकबाल है वो मुफक्किर पाकिस्तान आ गया। इकबाल का आ गया खुतबा अलाहाबाद बेटा आ गया। इकबाल और फ़लसफ़ा खुद ही आ गया। आगे बेटा आ गया इकबाल, आ सकता है इकबाल का शाह, इकबाल और शाहीन आ गया। ठीक है। इस तरह की बेटा हम हेडिंग वगैरह यहाँ लिखेंगे। इस हेडिंग से बच्चों क्या होता है, अच्छा ये मैं थोड़ा बेटा आगे चल के बताता हूँ। अच्छा ये तो हो गया शख्सी। इसी तरह कायद आज़म का तारुफ, अगर कायद आज़म पे आया, कायद आज़म का तारुफ आ जाएगा। फिर कायद आज़म ने ये वतन अजीज़ के लिए किया है, उसको बेटा हम क्या कहें, अहम अहम उसकी जो बातें हैं उस पर पैराग्राफ बनाएंगे। अच्छा अब ये तो हो गया बच्चों शख्सी। गैर शख्सी में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
गैर शख्सी में बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे तमहीद। तमहीद से मुराद तारुफ या अहमियत, यानी वक्त की पाबंदी क्या होती है, किसी भी काम को मुकर्रर वक्त पे करना बेटा वक्त की पाबंदी कहलाता है। दुनिया का तमाम निज़ाम के वक्त के पाबंद है। सूरज है, चांद है, आसमान है, सितारे हैं, तालिब इल्म है, किसान है, दुनिया में जितने भी लोग आबाद हैं वो तमाम के तमाम वक्त के पाबंद हैं। वो कोई भी इंसान है, किसी भी खित्ते से रहता है, तो दुनिया में जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है, जो कुछ दुनिया में कायनात में हमें इस दुनिया में नज़र आता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें वक्त की पाबंद है। बच्चों ये इसकी तमहीद होगी। अब आपने सोचना है कि वक्त की पाबंदी कौन कौन करता है और उसका फ़ायदा क्या है, ना करने का नुकसान क्या है। तो सबसे पहले आपने फ़र्ज़ किया 2 मिनट के लिए बच्चों, आपने सोच लिया कौन कौन वक्त का पाबंद है, तो आपने क्या करना है, 2 लम्हे के लिए बच्चों रुकना है और उसके बारे में आम आप किन किन पॉइंटों पे, किन किन हेडिंग्स पे बेटा की पॉइंट पे आप बात कर सकते हैं, आपने क्या करना है वो लिख लेने। सफ़े के शुरू में आपने लिखना है यहाँ पे मजमून नवीसी, वक्त की पाबंदी, तीनों में से आपने लिखना है वक्त की पाबंदी। इधर लिखना बेटा आपने लफ्ज़ लिखना है अहम नुकात। ये लफ्ज़ लिखने के बाद नीचे आपने क्या करना है, 2 लम्हों के लिए आपने सोचना है कौन कौन से मैं की पॉइंट बनाऊँ, कौन कौन सी अहम हेडिंग बनाऊँ जिस पर मैं बात कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने सबसे पहले सोचा आपने मैं तमहीद लिखूंगा। आपने तमीज़ बेटा यहाँ पे लफ्ज़ लिख दिया। फिर आपने सोचा मैं तालिब इल्म की मिसाल दूंगा कि तालिब इल्म कैसे वक्त का पाबंद होता है। फिर मैं मिसाल दूंगा किसान कैसे वक्त का पाबंद होता है। फिर मैं बताऊंगा बेटा दिन और रात कैसे वक्त के पाबंद होते हैं। उसके बाद फिर आपने सोचा कि मैं फिर यहाँ पे उसके बाद बयान करूंगा कौमें कैसे वक्त की पाबंद होती हैं और किस तरह तरक्की करती हैं। रोज़े कैसे वक्त पे आते हैं, इस्लामी रातें कैसे वक्त की पाबंद है। अच्छा, उसके बाद आप बताएंगे ईदैन की मिसाल कैसे दे सकते हैं, ईदैन भी वक्त पे कैसे आते हैं। मौसम की तब्दीली जो है, जो मौसम चार हैं बेटा, जो आपके चार मौसम है लेकिन उसमें जो ख़ास तौर पे बहार और ख़ज़ां है, ख़ज़ां या बहार है बेटा। अच्छा, सूरज और चांद की मिसाल दे सकते हैं, महीनों की मिसाल दे सकते हैं, दिनों की मिसाल दे सकते हैं, पहलवान की मिसाल तक दे सकते हैं बेटा। आपने क्या करना है यहाँ पे बेटा, आपने कोई 15 से 20 इस तरह के अहम नुकात, अहम की पॉइंट यहाँ लिख लेने हैं। अच्छा, यहाँ बेटा आपने लिख लिए। अब यहाँ लिखने का फ़ायदा बेटा ये हुआ कि आपने अब ना ये सिर्फ की पॉइंट लिखे हैं जिनको आप देखेंगे और आपके जहन में पैराग्राफ आएगा। मिसाल के तौर पे आप जैसे मैंने वक्त की पाबंदी पे आपको अभी मैंने एक तमहीदी पैराग्राफ बना के दिया, ये बताया। अब ये तो हो गया तमहीद। अब तालिब इल्म कैसे वक्त का पाबंद होता है, ये एक स्टूडेंट जो पेपर लिख रहा है बेटा वो खुद बयान करेगा कि वो तालिब इल्म जो अपना काम वक्त पर करता है, रोज़ाना वक्त पर याद करता है, पढ़ता है और उस्ताद की बात मानता है और रोज़ाना वक्त का पाबंद बनता है, तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है और वो जो अच्छे नंबरों के साथ, आज़ादी नंबरों के साथ वो सुरखरू होता है। और वो तालिब इल्म जो वक्त के पाबंद होते हैं, उस्ताद की बात मानते हैं और वक्त के साथ साथ अपनी मेहनत और मुशक्क़त को जारी रखते हैं, वो कभी भी नाकाम नहीं होते। तो वो तालिब इल्म जो वक्त के ऐन ताबे चलते हैं, ऐन मुताबिक चलते हैं, वो ज़िंदगी में फलाह पाते हैं और कामयाब होते हैं। ये बेटा आपने तालिब इल्म पे लिख दी। अब देखें जितने भी बेटा यहाँ पे लिखे हुए ना, किसान कैसे वक्त का पाबंद है, वो वक्त पे बीज बोता है, वक्त पे काटता है, मौसमी तब्दीलियों को देखते हुए उसके जहन में ये होता है कि कैसे अब मौसम कौन सा आने वाला है, महीना कौन से आने वाला है, देसी महीना कौन सा है, अंग्रेज़ी महीना कौन सा है और कौन सी फसल किस महीने में बोनी है और कौन सा महीना फ़लाँ फसल के लिए, फ़लाँ चीज़ के लिए मौजू है, मुस्बत है, बेहतर है। तो उस लिहाज से वो क्या करता है, फसलों को नरम करता है, खेतों को नरम करता है, बीज बोता है, वक्त पे पानी देता है और वो मौसमी कैफियत का भी ख्याल रखता है। इस तरह एक किसान वक्त का पाबंद बन के ज़िंदगी में दुनिया में कामयाब हो जाता है और वो अपना रिज़्क पाता है। अब देखें ये वक्त किसान की मिसाल है बेटा। जितनी भी यहाँ मिसालें मैंने आप शुरू में की पॉइंट लिखेंगे, देखें हर चीज़ के बारे में ना, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं आपको हर चीज़ के बारे में 8-10 लाइनों की मालूमात आपको हर चीज़ की होती है। दुनिया में कुछ भी बेटा आपको दे दें, आप कहें इसके बारे में आप मुझे सिर्फ 10 लाइनें लिख के दिखाएं, तो बेटा आप क्या करेंगे, उसके बारे में 10 लाइनें आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको कहें कौमें कैसे वक्त की पाबंद होती हैं, आप सिर्फ 10 लाइनों में बेटा बात आसानी से लिखेंगे। वो इसलिए हर चीज़ के बारे में, दुनिया की हर चीज़ के बारे में हमें जो मालूमात होती है ना, वो हमें 10 के लाइनों में मालूमात बेटा वैसे पता होती है। हर चीज़ के बारे में हम वैसे जानते हैं दुनिया में। हाँ, मसला वहाँ आता है जहाँ आपने एक ही की पॉइंट पे आपने 2 3 4 5 6 10 सफ़े लिखने हो। इसलिए बेटा आपने कोशिश करनी है इस तरह के की पॉइंट बना लेने हैं ताकि आपको मजमून लिखने में आसानी हो। अब जितने यहाँ पे बेटा की पॉइंट है ना, अगर किसी भी तालिब इल्म को ये की पॉइंट दिए जाएं और कहें बेटा इनके बारे में 10-10 लाइनें आप अभी लिखें, तो वो आसानी से लिख सकते हैं। आपको 3 मज़ामीन बच्चे जो आएंगे, 3 मज़ामीन में से जो आपको सबसे अच्छे से आता है, आपने क्या करना है, उस मजमून के बारे में आपने बेटा यहाँ पे लिख लेना है। इस तरह के आपने उसने 5 मिनट के लिए सोचना है कि मैं कौन सी बातें इसके बारे में इसमें लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका फ़ायदा एक बेटा ये होगा, आप यहाँ से सिर्फ इस हेडिंग को देखेंगे और उधर सिर्फ पैराग्राफ लिखेंगे।
तमहीद आपने एक दफ़ा लिख दी बस, फिर आपने बार बार नहीं लिखनी। तालिब इल्म कैसे वक्त का पाबंद होता है, आपने यहाँ से बेटा एक दफ़ा हेडिंग देखनी है, यहाँ से हेडिंग देखी, सफ़े पे आपने क्या लिखा, तालिब इल्म की आपने बारे में लिख दिया। तो यहाँ बेटा आप 15 हेडिंग बनाएंगे और वहाँ 15 पे सिर्फ आधा आधा सफ़ा बेटा 10 10 लाइनें लिखें। आपके बेटा 7.5 से 8 सफ़े बिल्कुल आसानी से तैयार है। अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो बेटा फिर भी आसानी से कर सकते हैं। वो इसलिए कि हर इंसानी जो जहन है वो चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात रखता है। इतनी की मालूमात रखता है कि कोई भी इंसान दुनिया का उसके बारे में बेटा 5 10 लाइनें आसानी से लिख सकता है, क्योंकि उसको इतनी मालूमात हर चीज़ के बारे में होती है। क्योंकि ये मज़ामीन जो होते हैं ना बेटा, ये हमारे माशरे का, हमारे इर्द गिर्द की मालूमात का हिस्सा होते हैं। ये वक्त की पाबंदी हम ही करते हैं। उसके बाद बेटा ईदैन अगर मजमून आ गया वो हमारे दरमियान ही गुजरती हैं। इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, वो बेटा ज़ाहिर बात हमारे लिए इस्लाम का मज़हब है तो हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है। ये सारी चीज़ें बेटा पता है। कोई भी मजमून आए आपने क्या करना है, 2 3 मिनट पहले सोचना है कि इसके बारे में कोई क्या बातें मैं लिख सकता हूँ, क्या बातें मेरे जहन में आ सकती हैं, किन किन बातों में मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ पर ये की पॉइंट बेटा अहम नुकात लिखने हैं, और इसके जो पैराग्राफ बनाने हैं वो आपने बेटा इसके बाद बनाने। एक एक हेडिंग को देखते जाएं और आधा आधा सफ़ा लिखते जाएं। कोशिश करें बेटा इसके बारे में एक एक हवाला भी नीचे हो। कोशिश करें कि हवाला बेटा लिखने की लाजमी कोशिश करें। और जैसे नमाज के बारे में है कि नमाज मोमनों पर मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ की गई है, बेटा ये नमाज़ों के बारे में है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह के बेटा आपने नीचे हवाले लिखने की भी कोशिश करनी है। और इस तरह का बेटा मजमून आप लिखेंगे इस तरह तो आप आसानी से लिख सकते हैं। कोशिश करें बेटा मेरी इन बातों को आप गौर से सुने, सुना होगा आपने, इस पे अमल करें ताकि आपको मजमून लिखने में आसानी हो। जी बच्चे, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर फ़ायदा देगा, आपके लिए मुस्तफ़ीद साबित होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। और बेटा इसके साथ एक बात याद रखें, आपने ये हेडिंग सिर्फ यहाँ लिखनी है, किसी भी पैराग्राफ के ऊपर नहीं लिखनी। अगर आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर बेटा ये हेडिंग लिखते हैं, ये की पॉइंट लिखते हैं, तो आपके नंबर बेटा कट जाएंगे। आप सिर्फ देखने के लिए शुरू से कि मैं किस अहम पॉइंट पे, की पॉइंट पे बात करूंगा, किस नुक्ते पे बात करूंगा, ये लिखने के लिए, देखने के लिए आप शुरू में लिख सकते हैं, इसकी पाबंदी नहीं है। हाँ, अगर आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर कोई इस तरह की हेडिंग ये देते हैं तो बेटा आपके नंबर कट जाएंगे। पैराग्राफ के ऊपर आपने कहीं भी हेडिंग बेटा नहीं देनी, बस शुरू में ये दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए। इससे पेपर चेकर ये पसंद करेगा कि बच्चे ने देखें कितनी चीज़ें लिखी हैं जिस पर ये मजमून लिखे। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।